Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि बढ़ते हैं नेतानगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। इसमें व्यूअर्स के सवाल लिए जाते हैं और नौजवान पत्रकार निखिल वाठ उनके जवाब देते हैं। निखिल जी, पहला सवाल अमन सक्सेना का है। सर, व्हाई पीपल अटैच विद मोदी मोर देन राहुल गांधी? बहुत सारी वजह हैं उसकी। शुरुआत वहाँ से होती है कि एक अच्छी पीआर मशीनरी कब काम करती है, जब उनके पास में बेचने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, एक सेलेबल प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट में कंटिन्यूटी होती है। जैसे अगर आप जैसे मुझे हॉर्लिक्स बहुत पसंद है, मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बदलता नहीं है, वो जितने बार मैं खरीदूंगा उसको वैसा ही मिलता है। हॉर्लिक्स का टेस्ट अभी भी वैसा ही है जैसा पहले होता था। हाँ, वो कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है, तो वो उसी एमएनसी स्टाइल में वो पार्टी चलती है। उनके पास एक डिपेंडेबल प्रोडक्ट है पीआर के हिसाब से, ठीक है, और इसीलिए ये इमेज कल्टीवेट होती है। और ये बात और ये सिर्फ पीआर नहीं है, आप इन जनरल भी आप जाके लोगों को पूछेंगे तो पीएम एक पॉपुलर फेस हैं। हर किसी ने उनका नाम सुना, हर किसी ने चेहरा देखा है और हर कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ उनके कहने को है, बात करने को है या सुनने को है ना। एक प्रभाव, एक जिसको कहते हैं एक ट्रांजैक्शन कहीं पूरा हो रखा है, विचार का या पब्लिक गुड का या किसी भी चीज़ का। है ना, इसमें सारी चीज़ें आ गई, नेता आ गया, पार्टी आ गया, पीआर आ गया और फिर उसके बाद में उनकी पॉपुलैरिटी आ गई। इन सारी चीज़ों को जब आप राहुल गांधी के तरफ जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ में बहुत एक ऐसे जिसको कहते हैं ना गेपिंग होल्स आपको मिलेंगे। और इसीलिए जो पब्लिक की पसंद को जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो उस नतीजे पे आप इसलिए पहुंच रहे हैं। प्रोडक्ट में कंटिन्यूटी नहीं है। राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स, उनको कंटिन्यूटी में बहुत दिक्कत आती है। फिर वो जिस पार्टी से आते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस पॉलिटिक्स के बारे में दिखने की कोशिश नहीं करती है। पीआर बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। तो इस वजह से इस तरह का बन गया है कि नहीं, इनको पसंद करते हैं और उनको पसंद नहीं करते हैं। आप 14 के पहले जाएंगे, इनको भी पसंद नहीं करते थे। बहुत मेहनत लगती है किसी को पसंद करने कराने में। I'll quickly add few points to this. ब्रांड नरेंद्र मोदी कुछ घटनाओं से बिल्ड हुआ है। इसमें 2002 के दंगे, उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात, जो सीईओ नरेंद्र मोदी वाली पूरी इमेज, गुजरात मॉडल, रन ऑफ कच्छ, ये वो मॉडल कितना अच्छा कितना बुरा है, ज्यूरी इज स्टिल आउट। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर। भारत में इस चीज़ का बड़ा वजन रहता है, क्या मेरा नेता मजबूत है। 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हैं तो नारा दिया जाता है कि सरकार उसकी सरकार चुनिए जो फैसले ले सके, जो स्थिर सरकार दे सके, है ना। अभी कल ही मैं किताब वाला के एपिसोड शूट कर रहा था जुगलबंदी विनय सीतापति के साथ, तो उसमें एक आडवाणी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर चर्चा हो रही थी कि दो ऊर्जा मंत्री उत्तराखंड और यूपी के, उनका कुछ झगड़ा चल रहा था आपस में शेयरिंग को लेके। तो वहाँ साहब आडवाणी जी के पास पहुंचे, उन्होंने 2 घंटे धैर्य से सुना और फिर बोला आप लोग एक कक्ष में बैठ के आपस में तय कर लीजिए। तो वो लोग खींच गया कि भाई आपस में तय नहीं हो पा रहा था, इसलिए तो आपके पास आए थे। तो एक मंत्री जो भाजपा का था वो बोलता है कि आज इंदिरा जी होती तो फैसला करती। तो ये हर जगह होता है। तो नरेंद्र मोदी की एक वो इमेज है कि वो डिसाइड करते हैं, वो फैसला लेते हैं। फैसला अच्छा है या बुरा है, इसको लेके आप बहस कर सकते हैं। ये एक बड़ा चेंज है। दूसरा, बीजेपी ने लगातार राहुल गांधी की असफलताओं और जो गढ़ी गई असफलताएं, उनको मिला के उस ब्रांड को डिस्क्रेडिट करना। कल मैं एक अपने विद्वान मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कई बार माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने प्रोडक्ट बेहतर करती हैं। कई बार देखती हैं कि जो अगल बगल कोई प्रोडक्ट उभर तो नहीं रहा, तो उसको कहाँ पेटेंट में, इसमें उसमें कहाँ उलझा सकते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें चली। और जो आपने कहा कि कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब, और इनके ऊपर ब्रांड लेगेसी का बोझ भी बहुत हो गया है। 70 साल के इसके जवाब, उसके जवाब, इसमें उसमें। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1970 से ही नोबडी पेड अटेंशन इन कांग्रेस टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं 70 से कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी 1971 में चुनाव जीतती हैं अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर, फिर हारती हैं, वापस आती हैं, फिर वो शोक सभा का चुनाव, जैसे आडवाणी जी कहा करते थे,
बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पे बहुत काम किया है। जो अटल बिहारी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी का एक बड़ा फर्क है, और दूसरा इनके पास आरएसएस है, तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ता है। मैं वही कहना ही चाह रहा था कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम वहाँ ऑर्गेनाइजेशन हम बीजेपी को क्रेडिट देते हैं, वो क्रेडिट संघ का है, पहली चीज। दूसरी, और अब ये बहुत सारे कमेंटेटर्स आपको ये भी कहते मिलेंगे कि अब बीजेपी में भी एक अच्छा, जो कांग्रेस के साथ हुआ था, हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन उनके पास में हुआ करता था, अच्छे लीडर, पॉपुलर लीडर्स आए, तो फिर वहां भी एक हाई कमांड कल्चर आ गया। तो यही चीज होती, मतलब जिसको कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी लोग बोलते हैं। हाँ, नहीं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बार बार ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल सुरेश पांडे का है, बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट का कैलाश विजयवर्गीय की एमपी की पॉलिटिक्स में क्या असर होगा? बताइए, आप मध्य प्रदेश से आते हैं। पास, मतलब इसलिए मैं पास कर रहा हूं क्योंकि बहुत क्लोजली मतलब इस कर्व को मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि जो चीज़ शिवराज सिंह चौहान को कभी लगी होगी सुगनी देवी घोटाले के टाइम पे कि मैं कितनी बदनामी उठा रहा हूँ और भाई क्या करूँ मैं, इसे कहाँ करूँ इस नेता का, और फिर एक तरह से निर्वसन की तरह देखा जाता है कैलाश विजयवर्गीय, जब निर्वासन की तरह। निर्वसन का अर्थ होता है नंगा होना। ओहो, वसन मतलब कपड़ा, वो बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, निर्वासन, ठीक है। एक्सोडस की तरह देखते हैं कि उनको फिर दिल्ली भेजते हैं, लेकिन उसको एक अगर वो अच्छा कर लेते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी में मतलब तब्दील कर लिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, क्योंकि क्रेडिट कुछ तो जाएगा। और बीजेपी अच्छे अप्रेजल देने वाली पार्टी है, हमारे यहाँ हो भी चुका है, दमोह से सांसद हैं प्रहलाद पटेल, हाँ, उनको भी पूर्वोत्तर भेजा गया था, रिजल्ट्स आए और अभी उनको फिर मिनिस्टेरियल बर्थ आई। देखिए, दो चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की आज की तारीख में मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी मजबूत है। खतरे रहे होंगे, वो शिवराज सिंह चौहान 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है, उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि वो अगला जो चुनाव है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दूसरी चीज, कैलाश विजयवर्गीय, पहले भी ऐसा हुआ है, जब शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की थी और विधायकों को लेकर खजुराहो पहुंचे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी मध्यस्थता करने गए। पहली शर्त ये रखी थी, नरेंद्र भाई को गुजरात से जाना होगा। नरेंद्र भाई दिल्ली आते हैं, संगठन की सीढ़ियां चढ़ते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन के जाते हैं केशुभाई पटेल की जगह 2001 के आखिरी में। कैलाश विजयवर्गीय लगातार सक्रिय हैं और जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, एग्रेसिव, उसका बीजेपी भरपूर फायदा उठा रही है। बंगाल उनके लिए बहुत अहम है, रिवॉर्ड मिल सकता है, मिलेगा ही, बल्कि आपने सही कहा, अब वो रिवॉर्ड संगठन में मिलेगा, वो केंद्र की सत्ता में मिलेगा। कई लोगों ने यह भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की दावेदारी थोड़ा सा इसलिए कमजोर हुई कि वो बेटे के टिकट के लिए अड़े, और फिर उनके बेटे का जो वो बैट कांड था और सब चीजें थी। एग्जैक्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो टिकट के लिए अड़ने से ज्यादा प्रॉब्लम बैट कांड, हाँ, वो सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि मतलब बीजेपी का ऐसा रहता है, एक बार सारी चीजें चल दी गई तो वहां शालीनता को महत्व दिया जाता है विद इन पार्टी लाइंस। मतलब उसमें नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया था भाई, हाँ, तो मतलब अदरवाइज वो जिस तरह की गतिविधियां करते हैं वो एक दूसरी बहस है, मतलब हाँ, मैं उस शालीनता की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका पार्टी डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, नमन जैन का अगला सवाल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ब्रिंगिंग स्कीम लाइक गिव अप रिजर्वेशन जस्ट लाइक गिव अप गैस सब्सिडी? भाई, गिव अप गैस सब्सिडी तो बहुत अच्छी स्कीम है, मैंने भी इसका पालन किया है। आई डू नॉट नीड सब्सिडी ऑन गैस, और मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों ने किया है। गिव अप रिजर्वेशन भी एक विकल्प हो सकता है। मेरे एक मित्र हैं, खूब सफल हैं जीवन में, IIT से पढ़े हैं, IIM से पढ़े हैं, सिंगापुर में रहते हैं, गौरव यादव उनका नाम है, दीनदयाल विद्यालय मेरे क्लासमेट थे। उन्होंने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया, वो उनका कॉल था। तो ये मुझे लगता है कि एक पहल ये तो लोगों की तरफ से हो सकती है, पर संस्थान के स्तर पर मुझे लगता है कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो SC ST वर्ग में भी और OBC वर्ग में भी बहुत सख्ती से लागू होना चाहिए, और इसको OBC या SC ST वर्ग के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये जरूरी एक्शन है ताकि जो जरूरतमंद हैं उन तक लाभ पहुंचे। लोग जब पूछते हैं कि भाई एक IAS है SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से, उनके बेटे को रिजर्वेशन का लाभ क्यों मिले? वही हो रहा है, मतलब देखिए, जैसे आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए या यूपी में भी देख लीजिए, रिजर्वेशन कॉर्नर या इवन राजस्थान में भी कहा जाता है, मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन एक वो कॉर्नर कह लीजिए, हाईजैक कह लीजिए, लेकिन ये तो होता है कुछ एक उसमें भी क्रीमी लेयर बिल्ड हो गई है, मतलब उसमें जातियों का क्रीमी लेयर भी है, उसमें कार्डर का क्रीमी लेयर भी है कि मतलब ये रेवेन्यू वाले ही ले लेते हैं या इस ब्रांच के ले लेते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और क्रीमी लेयर को लेकर के एक मेरी शिकायत यह है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब अपनी अपील बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती, क्रीमी लेयर का
वो बढ़ाती जा रही हैं। मतलब जो आप उसका इनकम का ये है, उससे भैया मैं भी आ जाऊंगा उसके अंदर, मतलब अगर अभी के हिसाब से देखेंगे और 4 साल बाद की सैलरी भी वही होगी, तो मुझे वो मेरी समझ से बाहर है कि क्रीमी लेयर को आप इतना वाइड कैसे रख सकते हैं कि उसके अंदर हर कोई चला आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशु का ये सवाल, इफ कांग्रेस पुट फॉरवर्ड प्रियंका गांधी एज सीएम फेस इन यूपी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सिचुएशन ऑफ कांग्रेस इन यूपी कुड इम्प्रूव देन? Yes, my answer is yes. Situation of Congress may improve अगर ये प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में अपनी टैली को बढ़ाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेता, नारा, नियत। आपने नेता दे दिया, आपको स्लोगन भी ला सकते हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो कौन सा नैरेटिव है जिसके दम पर आप कहेंगे कि उनको नहीं हमको चुनिए, उसका भी इम्तिहान होना बाकी है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अलावा एक सच्चाई जाती भी है कि आप कौन से कास्ट इक्वेशंस को मैप करते हैं। पर यह सत्य है कि जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनी है और प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश की, तब से वो विपक्ष के तौर पर नजर आ रही है, सड़कों पर लगातार दिख रही है। नो वन कैन डिनाई दैट क्रेडिट। आखिरी सवाल विकी राठी का है, क्वेश्चन फॉर सौरभ। हाउ यू सी द वायलेंट इवेंट्स हैपन एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ सलमान रश्दीज बुक सैटेनिक वर्सेस? मैं किसी भी किताब के खिलाफ किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये कट्टरपंथियों के दबाव में लिया गया राजीव गांधी सरकार का फैसला था। ये निखिल पहली सरकार थी दुनिया की, पहला देश था भारत जिसने सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध लगाया था। अरे किताब है, आपको आपत्ति जाए उस पर डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, लेकिन फतवे जारी हो रहे हैं इतने करोड़ उतने करोड़, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी आपका धर्म हो, आपको अपने धर्म की मान्यताओं को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इसीलिए वो शार्ली हेब्दो पे जो विवाद होता है, भारत में जो विवाद होते हैं अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के आहत होने पर, मुझे वो जल्दी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। चलिए, जवाबदेही आज छोटा रखा है, समय का अभाव। बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सिफारिश। क्या है तुम्हारे नोट्स में आज सिफारिश? 2 सिफारिशें हैं। एक तो हम स्टरलाइट कॉपर की बात कर रहे थे, किस तरह जो लोग उस संदर्भ को ज़्यादा नहीं समझते हैं और समझना चाहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किस तरह की प्रॉब्लम बनता है। 2017 में इरादा नाम की एक फिल्म आई थी, जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह उसमें थे। आप अगर टाइम देना चाहें तो उसको देख करके आपको एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि किस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरी फिल्म जो कि पूरी तरह से मतलब वो पॉल साइंस के बच्चे तो देखते ही देखते हैं, हमने भी कॉलेज में देखी थी। 2003 में एक फिल्म आई थी गुड बाय लेनिन, जब जीडीआर था ईस्टर्न जर्मनी में, वहाँ पे सरकार का शासन चलता था। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद उसमें ये चीज़ है कि वो ना एक मतलब लोडेड विद पॉलिटिक्स है। मतलब क्योंकि वो एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज माहौल में हो रही है और उसकी माँ भी एक इंडोक्ट्रिनेटेड मेंबर है उसी पार्टी की, है ना। बावजूद इसकी वो कहानी कितनी निश्चल, कितनी प्यारी है, एक माँ और बेटे की कहानी। और उसमें कहीं भी बनाने वाले ने अपने ज्ञान को मतलब आप पे थोपने की कोशिश नहीं की। वो जो आपको रेफरेंसेस हैं, आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता चलेंगे। अच्छी फिल्म है। हिंदुस्तान में यही हो जाता है, हिंदुस्तान में अच्छी फिल्मों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डायरेक्टर अगर उसमें 25 जगह लिखेगा नहीं कि इसमें मैंने बनाया, मुझे पता था ये गाना लिखते हुए, तो जो मीनिंगफुल होने का जो प्रेशर है उससे नहीं निकल पाते हैं। उस प्रेशर से बाहर बनाई गई गुड बाय लेनिन अच्छी फिल्म है। सोवियत संघ का जब विघटन हो रहा था उससे पहले जर्मनी में क्या चल रहा था वो भी आपको मिल जाएगा, और एक बड़ी प्यारी कहानी तो है ही। आप और जोड़ना? अच्छा, अपना हो गया अपना हो गया। आप जर्मनी का जिक्र कर रहे थे, जर्मनी की ही एक और फिल्म है और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं पॉलिटिकल फिल्मों के बारे में बात करूंगा। बादेर मीनहॉफ कॉम्प्लेक्स, ये जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो वहाँ के जो गुरिल्ला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके बीच किस तरह की जिच होती है, क्या होता है, वो बहुत ही कमाल की, बहुत ही इंटेंस फिल्म है। आपको ज़रूर खोज के देखनी चाहिए, बादेर मीनहॉफ कॉम्प्लेक्स। ये एक फिल्म है, आपने कहा तो, बाकी तो अपन आजकल फिल्में देख ही नहीं पाते हैं भाई साहब। बस थोड़ा सा वर्जिश करते हुए वाइकिंग्स देख लेते हैं। वाइकिंग्स देख रहे हैं अभी अपन रागनार लोथब्रोक की दुनिया में चल रहे हैं। लगार्था फ्लोकी सही बनाया है। चलिए किताबें बताता हूं। कौन है भारत माता? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लेखों और उनके बारे में लेखों का एक चयन है। कौन है भारत माता, इतिहास, संस्कृति और भारत की संकल्पना पर यह किताब है। संपादन और भूमिका लिखी है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। जेएनयू में प्रोफेसर रहे हिंदी साहित्य के और उसके बाद यूपीएससी के
मेंबर भी रहे हैं, पहले भी कई किताबें इन पर आती रही हैं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की पद्मावत पर एक किताब आई थी जिस पर हमने विस्तार से इंटरव्यू किया था। कबीर पर इनकी किताब है अकथ कहानी प्रेम की, आपको खोज के पढ़नी चाहिए। और अब ये नेहरू के लेख और नेहरू पर लेखों का संकलन है, इसकी बहुत चर्चा हुई। ये पहले अंग्रेजी में आई थी, अब इसका हिंदी में अनुवाद राजकमल प्रकाशन से आया है। तो ये किताब पढ़ने की मैं रिकमेंडेशन दूंगा। इसमें वो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को जो अभी डिस्कोर्स चल रहा है वो कितना हल्का है। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि आपको आरएसएस की आलोचना करनी है, आपको गांधी की आलोचना करनी है, आपको अंबेडकर की आलोचना करनी है, पढ़िए फिर करिए। सुनी सुनाई बातें या टुकड़ों में पढ़ के मत करिए। दूसरी किताब जिसको मैं आज रेकमेंड करने जा रहा हूं वो है परसेपोलिस। ये मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पे इसको देख के। बड़ी प्यारी फिल्म भी है और वही फिल्म से ही उन्होंने उसको लिया है। विश्व का सबसे लोकप्रिय ग्राफिक नॉवल मारजान सतरापी का ये लिखा हुआ है। इसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। और मैं तो भाई साहब सुपर कमांडो ध्रुव वाली दुनिया का हूँ, तो इसलिए मेरा बड़ा मन था कि मैं इसको देखूं जरा कि क्या है, क्योंकि इस पर बड़ी चर्चा हुई है। इस किताब को हिंदी में लाया गया है, इसके लिए वाणी प्रकाशन को साधुवाद। आज मैं कुछ मैगजीन्स लेके आया हूँ और इसमें से आई विल बी ऑनेस्ट मैंने 2 पढ़ी नहीं है, पहली बार पढ़ूंगा। एक मैगजीन है विभोर स्वर, ये वैश्विक हिंदी चिंतन की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। एक तो इसके कवर पर वो हाथ से ना ऐसे थापा बना के जो रोटी बनती है वो है, और कहानी अंक है और मेरी कहानियों में बड़ी दिलचस्पी है। मैं जब ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ता था तो मैथ के रजिस्टर में रख के नॉवेल पढ़ता था, और मैं जब जेएनयू में हिंदी ग्रेजुएशन में मैथ्स था, क्या था आपका? मैंने बीएससी किया है। ओहो, तो मेरा भी बीएससी है ग्रेजुएशन। स्पेशल फंक्शन वगैरह जो भी थे वो सब। और जब मैं जेएनयू में हिंदी में आया भी तो कोर्स कोई भी चल रहा हो, अपन को तो नॉवेल और कहानियां पढ़ने थे, उन्हीं के लोभ के लिए आए थे। तो अपना संस्कृत पोएटिक्स, इंग्लिश पोएटिक्स में बहुत डब्बा गोल है, बस किसी तरह पास हो गए हैं। तो कहानी अंक है, ये पढ़ूंगा। पहले मैं बहुत रेगुलर नया ज्ञानोदय, हंस और वागर्थ पढ़ता रहा हूँ। ये मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट मैगजीन है, चकमक और प्लूटो, ये भोपाल से ही छपती हैं। और इसमें ये आखिरी में सेकंड लास्ट पन्ना होता है चित्र पहेली का। ये इसको भरना मेरा और मेरी पत्नी का बड़ा प्रिय शगल है, और हमें बचपन के दिन याद आ जाते हैं, नन्हे सम्राट वगैरह के अंतर खोजो और वो सब चीज़ें। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या अगर आपके अंदर भी बच्चा थोड़ा सा जीवित है तो चकमक और प्लूटो जैसी पत्रिकाओं को, साइकिल जैसी पत्रिकाओं को ज़रूर पढ़िए। और तीसरा, ये सामयिक प्रकाशन की एक पत्रिका आई है, सामयिक सरस्वती शब्दों का उत्सव। तो इसको भी मैं उलटने पलटने का, पढ़ने का इरादा रखता हूँ। इसमें इंटरव्यू हैं, डिस्कोर्स हैं, और एक कहानी है जिसका नाम है एक साफ सुथरी कहानी। सच्चिदानंद जोशी की ये कहानी है। और कहानी से मुझे याद आया, लल्लन टॉप कहानी कंपटीशन का नतीजा आ चुका है और टॉप पे इस बार 3 कहानियां हैं। 3? हाँ, ऐसा मतलब टाई होता है। 2 जो निर्णायक मंडल के लोग थे बोले सर 3 कहानियां हैं, किसी एक को देंगे तो अन्याय होगा, तीनों ही एक मयार की। तो हम कहा तीनों को दीजिए। तो वो कहानियां आप लल्लन टॉप की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, और हमारे प्रज्ञावान प्रोड्यूसर अभिषेक जी ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन भी चीज़ों का जिक्र आया है उनका रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में मिले, खासतौर पर इस कहानी का। ये मेरी इस बार की संस्तुतियाँ हैं। आप की क्या संस्तुति है आप ज़रूर बताइए, और आप लोगों से बहुत प्रेम मिलता है। मैंने यहाँ पर तिल का जिक्र किया, शहद का। एक भाई साहब हैं गोरखपुर से, उन्होंने मेरे लिए सामान भेज दिया, ये करिए। मैंने यहाँ पर योगी की आत्मकथा वाला वो जो जिक्र आया था, तो एक भाई साहब उन्होंने किताब भेज दी कि आपने कहा था नहीं पढ़ी, लीजिए हम भेजते हैं आपको। तो आप लोग जो स्नेह बरसाते हैं उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, और यही मेरी पत्रकारिता की कमाई है, जो आपसे स्नेह मिलता है। ये स्नेह, ये संवाद सियासत के इर्द गिर्द, सियासत से पार भी लगातार चलता रहे।